नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले टॉपिक में जो अपन ने कंप्लीट किया था वो कंप्लीट किया था पदार्थ। और पदार्थ के बाद में अभी जो दूसरा नाम आने वाला है वो दूसरा नाम आने वाला है परमाणु का। ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अपने का सारा ध्यान इसके ऊपर लगाना है। पदार्थ इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ के गुण क्या होते हैं और पदार्थ की अवस्था कौन सी है, मुख्य अवस्था और अधिकतम अवस्था। बस ये चार तरीके के क्वेश्चन उसके अंदर पूछते हैं। और एक सामान्य सा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो शुरू में ये पूछ लिया जाता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो वो अपन ने बताया था आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, लेवोशियर को। अब अपने को ध्यान किसकी तरफ देना है, तो ध्यान देना है परमाणु की तरफ। और परमाणु को पढ़ने के लिए पदार्थ का पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से इसकी परिभाषा निकल करके आती है। अब मैंने पहले आपको पदार्थ इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये पढ़ाने में आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। आज दिन तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसके अंदर परमाणु का क्वेश्चन नहीं आया हो। खुद इसके पहले वाली एनटीपीसी के पेपर में 3 क्वेश्चन परमाणु से लेकर के आए थे। अपन धीरे धीरे शुरू करते हैं, कहां तक समझना है, किस लेवल तक अपने को लेकर के चलना है। देखो परमाणु के बारे में अपने को किस तरीके से समझना है, शुरू करते हैं परमाणु के बारे में। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कपड़ा है, ये एक कपड़े का टुकड़ा है, शर्ट का या पैंट का किसी का भी। तो अगर अपन इसको गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे इसको किसी ने गुथ रखा हो। अब पहले के टाइम पर गुथने का काम हाथों से होता था, यही काम आज के जमाने में मशीनें कर रही है। तो जैसे अपनी शर्ट का कपड़ा हो गया या पैंट का कपड़ा हो गया, तो अगर ये गलती से कभी फट जाता है तो इसमें से मैं एक एक धागा निकाल सकता हूँ और निकाल करके इसको अलग कर सकता हूँ। अर्थात मैंने जब कपड़े को फाड़ना शुरू किया तो मेरे को इसमें से क्या मिल गया, धागा मिल गया। धागा इसमें मिलना जरूरी था क्योंकि कपड़ा किससे मिलकर के बना हुआ था, धागों से। बहुत सारे हजारों लाखों धागों को जब अपन ने तरीके से जमाया होगा तो किसका निर्माण हो गया, कपड़े का। अर्थात मैंने कपड़े को फाड़ा, कपड़े के टुकड़े को अलग अलग करना शुरू किया तो मेरे को कौन सी चीज मिल गई, धागा मिल गया। अगर मेरे पास कपड़ा नहीं होता, मेरे पास बहुत सारे धागे होते तो क्या मैं धागों को गुथ करके कपड़ा बना सकता था क्या? यह सेम वही सिस्टम है जिस सिस्टम से ऊन को लेकर के मम्मी अपना स्वेटर या मम्मी अपना जैकेट बनाती है। वो भी ऊन को एक तरीके से डंडियों की सहायता से गुथती रहती है तो फिर ऊन से किसका निर्माण हो जाता है, स्वेटर का निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए अर्थात अपने पास धागा है, अपने को इसको गुथना शुरू किया तो फिर किसका निर्माण हो जाएगा, कपड़े का निर्माण। अर्थात कपड़े के टुकड़े करके या कपड़े को अलग करके धागा निकाला जा सकता है और बहुत सारे धागों को जोड़ करके कपड़ा बनाया जा सकता है। अब इसमें से बड़ी चीज तो कौन सी, कपड़ा, और छोटी चीज कौन सी, धागा। तो कपड़े की तो तुलना करोगे आप पदार्थ से और धागे की तुलना करोगे आप परमाणु से। और जो 2 लाइन आप इनके लिए बोल रहे थे वही 2 लाइन आप इनके लिए कंप्लीट कर दें। जैसे कपड़े को फाड़ करके या कपड़े को तोड़ करके अलग अलग करके धागा बनाया जा सकता है, वैसे पदार्थ को तोड़ करके क्या बनाया जा सकता है, परमाणु। और जैसे धागों को जोड़ करके कपड़ा बनाया जा सकता है वैसे परमाणु को जोड़ करके क्या बनाया जा सकता है, पदार्थ। यही किसके बारे में परिभाषा थी, परमाणु के बारे में। तो अर्थात परमाणु की परिभाषा अगर अपने को लिखनी है या परमाणु की परिभाषा अगर अपने को समझनी है तो अपन इसके बारे में क्या कह सकते हैं, अर्थात पदार्थ के अगर अपने को छोटे छोटे टुकड़े करने पड़े तो छोटे छोटे टुकड़े करने पर अपने को क्या मिल जाएगा, परमाणु मिल जाएगा। और ये परमाणु के बारे में बात कौन बोल करके गए थे, तो ये परमाणु के बारे में बात बोल करके गए थे जॉन डाल्टन भाई साहब। अब समस्या फंस गई कि परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने तो बोल दिया कि अगर आपको परमाणु चाहिए तो अपने को पदार्थ के टुकड़े करना पड़ेगा, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि कैसे टुकड़े करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मेरे पास ये मार्कर है और ये मार्कर भी एक पदार्थ का उदाहरण है क्योंकि दुनिया में अपन इसको देखा है, अपन इसको काम में लेते हैं। टुकड़े तो मैं इसके कर दूं और क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 10 को ही मैंने टुकड़े करने को बोला तो हो सकता है कोई इसके 2 टुकड़े करे, हो सकता है कोई इसके 4 टुकड़े करे, हो सकता है कोई इसके 10 टुकड़े करे। तो क्या हर बार परमाणु की परिभाषा अलग अलग देनी पड़ेगी, तो नहीं। तो जॉन डाल्टन ने कंप्लीट लाइन बोली कि आप परमाणु को प्राप्त करना है तो टुकड़े तो इसके करो, लेकिन जहां तक तोड़ सकते हो वहां तक तोड़ो। अर्थात जहां तक टूटने की कैपेसिटी है वहां तक इसको तोड़ते जाओ और लास्ट में आपको ऐसी चीज मिल जाएगी जिसे आप चाहकर भी नहीं तोड़ सकते, तो फिर आप उसका नाम क्या देना, परमाणु। ये बात कंप्लीट कौन बोल करके गया था, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने क्या लाइन बोली थी कि पदार्थ का छोटे से छोटा वह कण जिसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं,
परमाणु कहते हैं। ये बताने वाला कौन था? जॉन डाल्टन। सन याद रख लो तो आप बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जॉन डाल्टन ने ये बताया था 1808 में। दरअसल ये आपको हर किताबों में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि 1808 और 1809 दरअसल ये जो खोज हुई थी वो 2 सालों के बीच में हुई थी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में आता नहीं है, ऑप्शन में केवल एक ही आता है। तो ज्यादातर ऑप्शनों में जो अभी तक भी आया है और इसका जो सही आंसर है वो कौन सा वाला है? 1808। जबकि 1808 और 1809 2 सालों के अंदर परमाणु के बारे में बताया गया था। तो ये अपने को याद नहीं रखना और ये अपने को याद रखना है। तो परमाणु की परिभाषा क्या हो गई? तो परमाणु की परिभाषा हो गई कि जॉन डाल्टन ये बता करके गए थे कि पदार्थ का छोटे से छोटा वह कण जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता या और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे अपन क्या कह देंगे? परमाणु कह देंगे। तो अर्थात ये तो अपना परमाणु, और परमाणु के बारे में बताने वाला था जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन कब बता करके गया था? तो जॉन डाल्टन बता करके गया था 1808 में। लेकिन जब जॉन डाल्टन से यही सवाल पूछे गए कि आपको इसके बारे में बताने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, और ये परमाणु दिखता कैसा है, हम कैसे मान लें जो आप कह रहे हो वो सही है। जब इतने सारे सवाल इनसे पूछे गए तो बेचारा जॉन डाल्टन इनके जवाब नहीं दे पाया। तो वैज्ञानिकों का दिमाग खराब। तो वैज्ञानिकों ने फिर इसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया, और वैज्ञानिकों ने जब इसकी कंप्लीट लाइन बोली और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की, तो पता चला कि भाई साहब पागल बना गए। दरअसल ये जो परिभाषा इसकी देकर के गए थे वो इसकी परिभाषा सही थी नहीं, क्योंकि ये तो कह करके गया था कि परमाणु को और आगे नहीं तोड़ सकते, जबकि वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके सिद्ध किया कि परमाणु को और भी आगे तोड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल वापस वही है कि अगर परमाणु को और आगे तोड़ेंगे तो उसमें से दिखेगा क्या, और परमाणु दिखता कैसा है? तो वैज्ञानिकों ने फिर बताया कि परमाणु दिखता कैसा है, तो परमाणु दिखता है गोलाकार। अर्थात परमाणु की संरचना कैसी होती है? गोलाकार संरचना। अब गोलाकार संरचना को समझने के लिए अपने एक सिंपल सा उदाहरण लेकर के चलते हैं, अमरूद। क्योंकि थ्योरी अपने को पढ़नी नहीं है, अपने को केवल वही चीजें पढ़नी है जिससे अपने सवालों के जवाब अपने को मिल जाए। तो परमाणु का उदाहरण लेने के लिए आप चाहे तो अमरूद का उदाहरण ले सकते हैं, चाहे तो सेब का उदाहरण ले सकते हैं, चाहे तो नींबू का उदाहरण ले सकते हैं। ये उदाहरण मैं जानबूझ करके इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दैनिक जीवन में अपन इसे काम में लेते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक अमरूद भी कैसा होता है? गोलाकार। और ये मैंने चित्र जो बनाया है, ये चित्र किसका बनाया है? अमरूद का। अमरूद के बारे में मैं बात करूं तो ऐसा वाला हिस्सा जो अपने को दिखता है इसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं छिलका। और छिलके को देख करके ही अपन आइडिया लगाते हैं कि अमरूद कच्चा है या फिर पक गया। क्योंकि छिलका हरे रंग का होगा इसका मतलब अमरूद कच्चा है, और अगर छिलका पीला पड़ गया होगा इसका मतलब अमरूद पक गया। तो दरअसल जिस चीज को देख करके अपन अमरूद के बारे में ये पता लगा पाते हैं वो क्या है? छिलका। अच्छा, अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इसी को ही बोलूं कि यही मेरा अमरूद है, इसको मैं देख करके ये आइडिया नहीं लगा सकता कि इसके अंदर कितने बीज हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रखे हुए बीज अपने को आंखों से दिखाई नहीं देते। तो अर्थात इसके अंदर जो बीज रखे हुए होंगे वो अपने को आंखों से दिखाई नहीं देंगे। तो अर्थात ऐसा हिस्सा जो अपने को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा उसे बोला जाएगा अंदर वाला भाग कह दे या अंदर वाला हिस्सा कह दे। और जो हिस्सा अपने को दिखाई दे रहा है उसे बोला जाएगा बाहर वाला हिस्सा या बाहर वाला भाग। अर्थात अमरूद के अपन ने कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से। जो आंखों से दिख रहा है वो तो बाहर वाला भाग, और जो आंखों से नहीं दिख रहा है वो अंदर वाला भाग। बाहर वाले भाग में आ जाएगा छिलका और अंदर वाले भाग में आ जाएंगे बीज। ये अमरूद मेरे घर पे रखा हुआ था तो इस पर एक मक्खी आकर के बैठी। अब मक्खी आकर के बैठेगी तो मक्खी इसके छिलके पर ही आकर के बैठेगी, न कि भीतर घुस करके बैठेगी। और ये जो है ये मक्खी अगर इसके छिलके पर आकर के बैठी तो अर्थात कौन से हिस्से पर आकर के बैठ गई? बाहर वाले हिस्से पर, क्योंकि मक्खी को भी अपन आंखों से देख सकते हैं। अर्थात छिलका और मक्खी तो कौन से हिस्से में आ जाएगा? बाहर वाले भाग में। और बीज किस में आ जाएगा? अंदर वाले भाग में। लेकिन अपने को पढ़ना तो परमाणु है, ये बीच में अमरूद कहां से आ गया? तो दरअसल ये आपको समझाने के लिए एक तरह का उदाहरण था, टॉपिक अपना वही चल रहा है। तो अपने को पढ़ना क्या है? परमाणु। तो अमरूद की बात तो यहाँ से खत्म करें। अब परमाणु में मक्खी तो होती नहीं है, मक्खी तो अमरूद में थी। तो दरअसल ये मक्खी का काम जो करेगा, ये मक्खी का काम करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जिसको लिखा जाएगा E- से।
छिलका, तो छिलका अमरूद में होता है, परमाणु में छिलका नहीं होता है। बीज का काम जो करेगा, ये बीज का काम करेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अर्थात वैज्ञानिकों ने बाद में यही बताया कि ये तो कह रहा था कि परमाणु को और आगे नहीं तोड़ सकते, जबकि वैज्ञानिक बता करके गए कि अगर आप परमाणु को तोड़ेंगे तो आपको उसके अंदर 3 कण मिलेंगे, और वो 3 कण कौन कौन से? तो एक तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा मिलेगा प्रोटॉन, और तो तीसरा मिलेगा न्यूट्रॉन। लेकिन परमाणु गोलाकार होने की वजह से दुनिया की कोई सी भी गोलाकार चीज हो, उसके 2 हिस्से आपको मिलेंगे। एक हिस्सा तो जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, और दूसरा हिस्सा जिसको आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन क्रिकेट की बॉल की बात करें, तो क्रिकेट की बॉल का कलर कैसा है, केवल यही आप बता सकते हैं। क्रिकेट की बॉल के अंदर क्या है, इसकी जानकारी अपने को नहीं होती है, क्योंकि वो हिस्सा अपने को दिखता नहीं है, इसलिए वो कौन सा हिस्सा हो जाएगा? अंदर वाला भाग। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आएगा अंदर वाले हिस्से में, और इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर वाले हिस्से में। ये दोनों जानकारी आपने किसके हिसाब से दी? परमाणु के हिसाब से, क्योंकि परमाणु कैसा था? गोलाकार था। लेकिन अगर अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में और जानकारी लेना चाहे तो अपने को और जानकारी क्या क्या याद रखनी है? अब अपने इसको परमाणु को तरीके से लिखते हैं जहां जहां से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, परमाणु गोलाकार होने की वजह से अपन ने इसके कितने हिस्से किए? 2 हिस्से। जो हिस्सा अपने को आंखों से दिखता है वो तो बाहर वाला हिस्सा कह दे या बाहर वाला भाग कह दे। जो हिस्सा अपने को आंखों से नहीं दिखता उसे अपन क्या कह सकते हैं? अंदर वाला हिस्सा कह दे या अंदर वाला भाग कह दे। लेकिन ये अपन ने समझने के लिए अपनी हाड़ौती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर साइंस की लैंग्वेज में शुद्ध तरीके से लिखे तो बाहर वाले भाग को अपन लिखेंगे बाह्य भाग, और अंदर वाले भाग को अपन लिखेंगे आंतरिक भाग। बाह्य भाग और आंतरिक भाग। आप चाहे तो इस आंतरिक भाग को केंद्रीय भाग भी कह सकते हैं। आंतरिक भाग कहते हैं या फिर केंद्रीय भाग। केंद्र का मतलब सेंटर, और अगर अपन कोई भी गोलाकार चीज लेते हैं तो सेंटर अर्थात केंद्र बिंदु हमेशा बीच में होता है। देखो, बाहर वाले भाग में बैठी थी मक्खी, और मक्खी का काम कौन कर रहा था? इलेक्ट्रॉन। अर्थात अपने को परमाणु के इस वाले हिस्से में किसको बिठाना है? इलेक्ट्रॉन को। अंदर वाले भाग में थे बीज, और बीज का काम कौन कर रहे थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात इस हिस्से में अपने को किसको बिठाना है? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं। तो बाहर वाले भाग के अंदर भी आता है कक्षा, कक्षा के अंदर भी आता है उपकोष, उपकोष के अंदर भी आता है कक्षक, और कक्षक के अंदर जाकर के कौन बैठता है? इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले अर्थात बाह्य भाग के अंदर कक्षा, कक्षा के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक, और कक्षक में जाके कौन बैठ गया? इलेक्ट्रॉन। बिठाना भी अपने को इलेक्ट्रॉन ही था, बैठा भी अपने इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन इतनों के अंदर जाकर के अपन बिठाते हैं। चेक करते हैं भी इनका मतलब क्या होता है। अंदर वाले भाग में अर्थात आंतरिक भाग में अपने को बिठाना किसको था? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो अंदर वाले भाग के अंदर भी एक जगह होती है जिसका नाम होता है नाभिक, और नाभिक के अंदर जाकर के बैठता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंतरिक भाग के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाह्य भाग के अंदर बैठा इलेक्ट्रॉन। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन कक्षा के बारे में पूछे जाते हैं। इसका और भी नाम है, कक्षा को अपन कक्ष भी कहते हैं। देखो, ये कक्षक है और ये कक्ष है, या कक्षा को अपन कोश भी कहते हैं। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन इसके 3 नाम है, चाहे कक्षा कह दे, चाहे कक्ष कह दे, और चाहे कोश कह दे। आप इन दोनों को समान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी इनको बिठाने की जब बात की जाएगी तो इन दोनों में रात और दिन का अंतर आ जाएगा। वैज्ञानिक इनके अलग अलग है, जानकारी अलग अलग देते हैं। तो कक्षा, कक्ष या कोश, जैसे परमाणु के बारे में बताने वाला जॉन डाल्टन था, वैसे इनके बारे में बताने वाला कौन था? ये क्वेश्चन जाने कितनी बार ही पूछ लिया गया। तो कक्षा के बारे में बताने वाला था नील्स बोर। अर्थात कक्षा के बारे में बताने वाला, कक्षा की खोज करने वाला कौन था? तो वो था नील्स बोर। अपन पहचानेंगे कैसे कि कक्षा या कोश होती कौन कौन सी है? तो कक्षा को लिखा जाता है KLMNO, ऐसे आगे चलती जाएगी। लेकिन अभी तक अपने को आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि जितने तत्व, जितने इलेक्ट्रॉन अपने को भरने हैं लिमिट में, वो अपने अभी तक एम तक ही भर पाए हैं। दरअसल इतने इलेक्ट्रॉनों की खोज अभी तक हुई नहीं, तो ये 4 में सिमट करके अपने इलेक्ट्रॉन रह गए। तो
तो अर्थात कक्षा को पहचानेंगे कैसे, तो कक्षा दिखती है के एल एम एन ओ और आगे भी ऐसी चलती जाएगी, लेकिन लिखनी है अपने को कैपिटल लेटर में। कक्षा के अंदर भी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो कक्षा में हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने बैठे हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। तो अगर कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बैठे हैं इसकी जानकारी अपने को लेना है, तो इसका एक सूत्र होता है और वो सूत्र हो जाएगा 2n²। अर्थात कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं इसकी जानकारी अगर अपने को लेनी है तो सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, 2n²। 2n² एक फॉर्मूला है जिसमें दो तो एक संख्या है, लेकिन n किसकी जानकारी देगा। दरअसल आप कौन से नंबर की कक्षा की जानकारी लेना चाहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पता करना हो, तो आपको किसका मान रखना पड़ेगा, n का मान रखना पड़ेगा। इसमें भी दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आपसे पूछ लिया जाए कि mवीं कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को आप बिठा सकते हैं या अधिकतम उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको भी यही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन इस फॉर्मूले में फिर आप n का मान कहां से लेकर के आएंगे, दरअसल आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कौन से नंबर की कक्षा की बात करी, m नंबर की कक्षा की, और m कितने पे आता है, 1 2 और 3 नंबर पे। तो फिर आप n का मान कितना रखेंगे, 3। जैसे आप n का मान 3 यहाँ रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18। अर्थात आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। m के बारे में बात नहीं करके l के बारे में बात की जाए तो l के बारे में बात की जाए तो n का मान 1 और n का मान 2। तो आप n का मान कितना पुट करेंगे, 2। हमें तो केवल 4 तक ही कक्षाओं के बारे में जानकारी है क्योंकि आगे की कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि 10वीं कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, हमें नहीं पता 10वें नंबर पर कौन सी कक्षा आएगी और हमें जानना भी नहीं है। लेकिन जैसे अपन n का मान 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200। तो अर्थात इतना तो पता है, भले से हमें कक्षा के बारे में पता ना हो, लेकिन इतना पता है कि जो भी कक्षा होगी उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 200 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको ABCD में कक्षा का नाम बता करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाए, तो भी आपको फॉर्मूला यही लगाना है, बस n का मान आपको ढूंढना पड़ेगा। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए n का मान दे करके कि दूसरे नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, तीसरे नंबर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 5वें नंबर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। फिर अपन बात करें उपकोष के बारे में, तो उपकोष के बारे में बात करें तो वैसे उपकोष के बारे में भी बताने वाला था, ये आपकी केवल जानकारी के लिए है अगर आपको याद रह जाए तो। और उपकोष के बारे में बताने वाला था सोमरफेल्ड। ये बहुत लेवल के एग्जाम होते हैं तो पेपर में आता है, ये चाहे जाए टपक पड़ता है, तो आप जानकारी में याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। उपकोष को अपन पहचानेंगे कैसे, तो उपकोष को लिखा जाता है S P D F G H और ये ऐसे आगे चलता जाएगा। इसमें भी अपने जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो केवल F तक ही भर पाए हैं क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन अपने पास है ही नहीं कि G उपकोष की जरूरत पड़े। अगर भविष्य में कभी ऐसा काम आता है तो फिर अपने को G उपकोष भी लेना पड़ेगा। लेकिन अपने को ये जो नाम लिखने हैं, ये नाम लिखने हैं छोटी ABCD में। उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसका कोई फॉर्मूला, बिल्कुल इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन अगर अपने को डायरेक्ट याद रखने हैं तो S के अंदर अधिकतम भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर अधिकतम भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर अधिकतम भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और F के अंदर अधिकतम भर सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये फिक्स हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसा भरा जाएगा या उपकोष को कैसे पहचानेंगे, तो उपकोष को आपको लिखना है हमेशा छोटी ABCD में, जबकि कक्षा को आपको लिखना है हमेशा बड़ी ABCD में। तो S P D F ये तो किसके नाम है, उपकोष के, जबकि K L M N O ये किसके नाम है, कक्षा के। फिर नाम आता है कक्षक का, तो ये भाई साहब फिक्स बैठे हुए हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि कक्षक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। न तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते लेकिन 2 से कम हो सकते हैं। या तो कक्षक खाली रह सकता है अर्थात 0 या 1 या फिर मैक्सिमम 2, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो अर्थात बाहर वाले भाग के अंदर कक्षा, कक्षा के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक में जाकर के कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देने वाला कौन था, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देने वाला था थॉमसन।
और अगर आप पूरा नाम इसका बोलना चाहें तो पूरा नाम हो जाएगा जे थॉमसन। अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को। ऐसे इधर नाम आता है नाभिक के बारे में, तो नाभिक के बारे में जानकारी देने वाला कौन था? तो नाभिक के बारे में जानकारी देने वाला था रदरफोर्ड। अर्थात नाभिक की खोज किसने करी? तो नाभिक की खोज करी है रदरफोर्ड ने। अगर आप एक जानकारी और याद रख सकते हैं तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि नाभिक को किस प्रयोग के द्वारा बताया गया था। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण प्रयोग, प्रकीर्णन प्रयोग। स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अर्थात सोने की झिल्ली लेकर के इसने प्रयोग किया था। तब जाकर के रदरफोर्ड ने किसके बारे में बताया था? नाभिक के बारे में बताया था। तो नाभिक की खोज करने वाला रदरफोर्ड। प्रोटॉन के बारे में बताने वाला कौन था? तो प्रोटॉन के बारे में बताने वाला था गोल्डस्टीन। अर्थात प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? गोल्डस्टीन को। लेकिन जब सबके अपन पूरे नाम लिख रहे हैं तो फिर अपने को इसका भी पूरा नाम लिखना पड़ेगा, और इसका पूरा नाम हो जाता है ई गोल्डस्टीन। इसका पूरा नाम बोलना चाहे तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, लेकिन रदरफोर्ड से अपना काम चल जाता है। तो प्रोटॉन की खोज किसने कर दी? ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दी? तो न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज तो ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। यहां से अपने को एक चीज नई जुड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये अपन ने नहीं देखे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन ने अपनी आंखों से नहीं देखे, लेकिन है तो इंसान ही, इन्होंने तो इनको अपनी आंखों से देखा है। और अपन इसके पहले वाले टॉपिक, पदार्थ वाले टॉपिक में ये बोल चुके कि अगर दुनिया की कोई सी भी चीज अगर अपने को दिख रही है, इसका मतलब कंफर्म है कि उसका क्या होगा? वजन। और शुद्ध साइंस में बोला जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? द्रव्यमान। मतलब सीधा सीधा सा लॉजिक अपन को इन तीनों का क्या लिखना पड़ेगा? द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। बहुत कम है, इतना कम है कि आप नगण्य जीरो ले सकते हैं, लेकिन कुछ तो होता है, और होता है तो लिखना तो पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर अपन लिखने की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान के पीछे हमेशा मात्रक क्या लगेगा? किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम तो किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो वो हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और तीसरा किसका आ जाएगा? न्यूट्रॉन का। तो अगर अपन ने प्रोटॉन का द्रव्यमान सही तरीके से लिख चुका, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान सही तरीके से लिखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस 2 को हटा करके 5 लिख देना है, और यही नंबर अपने को वापस यहाँ पर लिख देंगे तो फिर किसका द्रव्यमान आ जाएगा? न्यूट्रॉन का। अर्थात न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। देखो वजन के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके थे जब अपन ने पदार्थ वाला टॉपिक पढ़ा था। यहाँ पर आपको एक शब्द नया जोड़ना पड़ेगा, और वो एक जो नया शब्द जुड़ेगा उस नए शब्द का नाम क्या हो जाएगा? आवेश। और ये आवेश यहाँ से चलना शुरू किया है तो जहां तक आपकी केमिस्ट्री चलेगी वहां तक आवेश शब्द आपसे पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आवेश के अंदर अपने को ध्यान क्या रखना है? तो दरअसल अगर अपन साइंस नहीं पढ़ करके अगर अपन मैथ्स पढ़ रहे होते तो अपन 4 चिन्ह काम में लेकर के चलते, प्लस वाला चिन्ह, माइनस वाला चिन्ह, इंटू वाला चिन्ह और भाग वाला चिन्ह। 4 चिन्हों के ऊपर अपनी मैथ्स चलती है, लेकिन अपने को पढ़ना साइंस है, तो इन दोनों चिन्हों का तो अपनी साइंस में कोई काम नहीं है। दरअसल पूरी साइंस की इन 2 चिन्हों के ऊपर चलेगी, प्लस वाला चिन्ह और माइनस वाला चिन्ह, और यही चिन्ह किसको डिसाइड करेगा? आवेश को। अर्थात इतना सा अपने को ध्यान रखना है कि जब भी आवेश की बात की जाए तब आपका ध्यान 2 चिन्हों की तरफ जाना चाहिए, और वो 2 चिन्हों में या तो प्लस का नाम आएगा या फिर माइनस का नाम आएगा। आप इनकी तुलना मैथ्स से नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कह दूं कि आपने गणित में कोई चीज सोल्व की थी, उसका आंसर आया x = 5। आपने गणित में कोई दूसरी चीज सोल्व की, उसका आंसर आया x = -3। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया
कि बेटा x बराबर ये जो 3 आया, ये 3 प्लस में आया कि माइनस में आया, तो आप इसको देख करके कह सकते हैं कि सर नंबर के आगे चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, अर्थात ये 3 किस में आया, माइनस में आया। गणित में अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछूं कि ये x का मान जो 5 आया, ये 5 किस में आया, प्लस में कि माइनस में, तो आप यूं कह सकते हैं कि सर ये 5 जो चिन्ह आया, ये 5 के आगे क्या लगा जाएगा, प्लस, क्योंकि गणित का एक रूल होता है कि जिस नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ होता वहां पर आप क्या लेकर के चलते हैं, प्लस वाला चिन्ह लेकर के चलते हैं, लेकिन केवल गणित तक, क्योंकि अपने को पढ़ना क्या है, साइंस। आप गणित के इस नियम को आप इस जगह पर लागू नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं केवल साइंस में कि ये x का मान जो 5 आया, ये 5 प्लस में आया कि माइनस में आया, तो आप यूं नहीं कह सकते कि सर ये x का मान 5 प्लस में आया, क्योंकि अगर आपकी मजबूरी है, अगर आप साइंस में इसको प्लस का बोल रहे हो तो नंबर के आगे प्लस लगाना पड़ेगा, और अगर माइनस का बोल रहे हो तो नंबर के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ये प्लस की तरफ अपने को इतना जोर इसलिए देना है क्योंकि अपनी मैथ्स की आदत पड़ी हुई है कि अपन प्लस चिन्ह को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर साइंस में आपने आवेश वाले शब्द में प्लस का चिन्ह छोड़ दिया तो आवेश की पूरी परिभाषा ही गलत हो जाएगी, क्योंकि प्लस होगा तो भी आपको लिखना पड़ेगा और माइनस होगा तो भी आपको लिखना पड़ेगा। ये इसके बारे में, आवेश के बारे में। अब प्लस चिन्ह हो चाहे माइनस चिन्ह हो तो आवेश का नाम आएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मेरे को इलेक्ट्रॉन के माथे पर अर्थात ऊपर की साइड पर प्लस और माइनस में से माइनस वाला चिन्ह मेरे को नजर आ रहा है, अर्थात यहाँ किसका नाम आ जाएगा, आवेश का। अब आवेश का नाम आएगा तो फिर आवेश के बारे में अपने को लिखना क्या है, तो दरअसल आवेश के लिए आपको एक नंबर साथ में लेकर के चलना है, और वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये एक संख्यात्मक मान है, और ये संख्यात्मक मान किसका है, आवेश का। चिन्हों की अगर मैं बात करूं तो माइनस चिन्ह का नाम आता है, आपने आवेश का नाम ले दिया तो इधर अभी इसके माथे पर प्लस वाला चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर भी किसका नाम आ जाएगा, आवेश का। और आवेश का नाम आते पहले आपके फिर एक नंबर वापस आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखो नंबर सेम ही है, जो नंबर आपने इस साइड लिखा वही नंबर आपने इस साइड लिखा, क्योंकि संख्यात्मक मान दोनों का सेम ही है, और संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये केवल किसका मान है, आवेश का। अभी आवेश कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अपन ने एक चीज अभी बोली थी कि अगर संख्या के आगे अगर आप आवेश कह रहे हो किसी संख्या को तो आपको चिन्ह वहां पर दर्शाना पड़ेगा। प्लस का होगा तो भी आपको लगाना पड़ेगा, और माइनस का होगा तो भी आपको लगाना पड़ेगा। इस नंबर को देख करके मैं नहीं कह सकता कि ये नंबर आवेश प्लस में है कि माइनस में है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा चिन्ह कौन सा लगाऊं। तो ई के माथे पर लिखा हुआ है माइनस, तो नंबर के आगे भी आपको लगाना है माइनस। तो आप आवेश का कंप्लीट परिभाषा आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान कितना हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पी के माथे पर लिखा हुआ है प्लस, तो आपको नंबर के आगे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, और आप इस प्लस चिन्ह को हटा नहीं सकते, अर्थात प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है न्यूट्रॉन के लिए, दोनों के लिए आवेश का नाम अपन ले चुके, तीसरे में आवेश का नाम कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि जैसे इसके माथे पर प्लस था, इसके माथे पर माइनस था, इसके माथे पर कुछ भी नहीं होता है। और अगर जहां तक आपको प्लस या माइनस चिन्ह दोनों नहीं दिखे तब आपको आवेश का मान कितना लेकर के चलना है, 0 अर्थात 0, अर्थात न्यूट्रॉन के लिए आवेश का मान कितना होता है, 0। और जहां पर भी 0 का नाम आएगा आप इसे साइंस में क्या कह सकते हैं, उदासीन। अर्थात तो वहां पर एक नया क्वेश्चन और अपने बनकर के तैयार हो जाता है कि जैसे कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा, ऋणात्मक, क्योंकि संख्यात्मक मान किसमें आ रहा है, माइनस में। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो धनात्मक की ऋणात्मक, तो प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है, धनात्मक। न्यूट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात आवेश का मान 0। और इसे आप कहना चाहें तो आप इसे क्या कह सकते हैं, उदासीन कह सकते हैं। ये इन तीन के बारे में जानकारी थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। लेकिन एक बार एसएससी में जो क्वेश्चन आया वो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु के अंदर जो 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मिलते हैं उसमें से सबसे भारी कण कौन सा होता है। अर्थात क्वेश्चन किसका पूछा गया था,
भारी कण का। देखो कोई भी चीज भारी होती है या कोई भी चीज हल्की होती है, इसकी जानकारी अपन लगाते हैं उसके वजन को देख करके। मैं आपको क्वेश्चन दूं कि मेरे पास एक वस्तु है A जिसका वजन है 2 किलो और मेरे पास एक वस्तु है B जिसका वजन है 10 किलो, और यही क्वेश्चन मैं आपको इनके लिए पूछूं कि A वस्तु भारी होगी कि B वस्तु भारी होगी, तो दैनिक जीवन का सामान्य सा क्वेश्चन है कि 10 किलो ज्यादा होता है और 10 किलो ज्यादा होता है तो ज्यादा वाला भारी बोला जाएगा, तो अर्थात B वस्तु क्या हो जाएगी, भारी। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर अपन आसानी से दे सकते हैं। प्रॉब्लम कहां जाकर के फंस जाती है, क्योंकि किलोग्राम तो अभी भी दिया हुआ है तीनों जगह पर, लेकिन दिक्कत कहां हो गई, 10 की घातें आ गई, वो भी माइनस में। अगर ऐसे संख्यात्मक मान होता तो अपन डायरेक्ट चेक करके इसका आंसर दे सकते थे। अब संख्यात्मक मान आ गया, वो भी 10 की घातें आ गई माइनस में, तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर अपने को किस तरीके से देना है, तो दरअसल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक बात जो अपन बोलने जा रहे हैं गणित की, उससे अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। 4 क्वेश्चन कौन कौन से, देखो गणित के अंदर एक रूल होता है, और गणित के अंदर एक रूल क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कह दूं 10 की घात -2, 10 की घात -4, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी, तो इस चीज की अगर अपन बात करें तो 10 तो दोनों में सेम है, माइनस का चिन्ह दोनों में सेम है, बस फर्क किस चीज का पड़ गया कि एक जगह 2 लिखा हुआ है और एक जगह 4 लिखा हुआ है। मैं आपसे लाइन बोलूं कि 10 की घातें हो माइनस में हो, लेकिन जिसका मान छोटा होता है, अगर 10 की घात के ऊपर कोई छोटी संख्या है तो आने वाला आंसर बड़ा आएगा, अर्थात इसका मान जो निकालेंगे वो मान बड़ा निकलेगा। 10 की घात हो लेकिन 10 की घात मात्रा पर बड़ी संख्या हो तो इसका आने वाला आंसर छोटा आएगा, अर्थात 10 की घात माइनस में बड़ा नंबर आ जाएगा तो उसका मान छोटा आता है, और 10 की घात माइनस में छोटी संख्या आ जाती है तो इसका मान बड़ा आता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान की मैं बात करूं तो 10 की घात -27, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की मैं बात करूं तो 10 की घात -27, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की मैं बात करूं तो 10 की घात -31। उधर तो लिखा हुआ है 10 की घात -27 और इधर लिखा हुआ है 10 की घात -31। वही कंडीशन यहाँ पर अगर अपन लागू करें, 27 और 31 में से 31 वाली संख्या बड़ी है, और अगर 10 की घात माथे पर बड़ी वाली संख्या आ जाती है तो उसका मान कैसा आता है, छोटा, अर्थात ये वाली जो संख्या इसका मान निकाला जाएगा वो मान कैसा आएगा, छोटा, और छोटा मान का मतलब द्रव्यमान छोटा, और जिसका द्रव्यमान छोटा होता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसे अपन भारी नहीं कहते, उसे अपन हल्का कहते हैं। अर्थात परमाणु के अंदर मिलने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सबसे हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। ढूंढने तो बैठे थे भारी वाला कण, लेकिन अपने को एक नया क्वेश्चन और मिल गया कि परमाणु के अंदर मिलने वाले कणों में से सबसे हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अपने को तो भारी लेकर के चलना था, तो भारी वाला भी ढूंढते हैं, तो ये तो अपने ऑप्शन में से हट गया क्योंकि ये तो हल्का है, इसका मतलब भारी तो दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा। अब इसके माथे पर भी 10 की घात -27, इस पर भी 10 की घात -27। अब आप 10 की घातें देख करके अंतर नहीं लगा सकते कि कौन से वाले का मान ज्यादा है और कौन से वाले का मान कम है, तो फिर आपको इसके आगे लिखी हुई संख्या को देखना पड़ेगा। प्रोटॉन के द्रव्यमान में लिखा हुआ है 1.672 और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में लिखा हुआ है 1.675, और 1.672 में से 1.675 में से 1.67 वाली संख्या बड़ी होती है, अर्थात ये वाली संख्या बड़ी होने का मतलब द्रव्यमान ज्यादा, और द्रव्यमान ज्यादा होने का मतलब न्यूट्रॉन भारी कण होता है। तो यहाँ पर अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं कि परमाणु में मिलने वाले कणों में से या परमाणु में मिलने वाले मौलिक कणों में से इलेक्ट्रॉन तो सबसे हल्का कण होता है और न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है। तीसरे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अभी अपन ने अमरूद का लेकर के चित्र बनाया था कुछ देर पहले, तो कुछ इस तरीके का चित्र बनाया था जिसमें अपन ने भीतर बीज लिखे थे, ठीक है। इस वाले को अपन ने छिलका बोला था, इस वाले को अपन ने बीज बोले थे। दरअसल यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बीज को लेकर के नहीं है, क्योंकि आपने परमाणु कैसा बताया, गोलाकार, और अगर अपन गणित में बात करें तो गणित में एक चीज निकल करके आती है, जैसे मान लीजिए मैं बड़े वाले गोले की बात करूं तो केंद्र बिंदु से यहां तक की दूरी को जो अपन निकालेंगे उस दूरी को बोला जाता है त्रिज्या, और अगर पूरी यहां से यहां तक की पूरी लेंगे तो उसे व्यास बोल दिया जाता है। ये वाला पूरा का पूरा गोला है, ये तो क्या है,
परमाणु, और ये छोटा वाला गोला है, ये छोटा वाला गोला क्या है, नाभिक। दोनों के दोनों ही गोलाकार होते हैं, और जब भी गोले का नाम आता है तो व्यास का भी नाम आता है और त्रिज्या का भी नाम आता है। तो दरअसल यहाँ पर दो नई चीजें निकल करके आती है, और दो नई चीजें क्या होती है, तो एक नाम तो आता है परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, और एक नाम आता है नाभिक का आकार, परमाणु का आकार और नाभिक का आकार। अब एक आंसर इसके लिए बोला जाएगा, एक आंसर इसके लिए बोला जाएगा, और आपको एक ऑप्शन तो मिलेगा 10 की घात -15 मीटर, और एक ऑप्शन मिलेगा 10 की घात -10 मीटर। दोनों में से क्वेश्चन किसी का भी पूछा जाए, कंफ्यूज करने के लिए आपको दो ऑप्शन ये कंफर्म वो देगा ही देगा, बस आपको ढूंढना है कि इसका राइट आंसर कौन सा आएगा और इसका राइट आंसर कौन सा आएगा। वही ट्रिक अपन काम में लेंगे जो रूल आपने इनको सोल्व करने के लिए अभी बोला था 10 की घातें वाला। चित्र मैंने बनाया था, चित्र मैंने कुछ इस तरीके का बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, और आपने कहा था कि सर ये गोला है, ये तो काम करेगा परमाणु का, और छोटा वाला गोला है, ये काम करेगा नाभिक का। मैं आपसे पूछना चाहूं, नाभिक बड़ा कि परमाणु बड़ा? अब जाहिर सी बात है, गोला बड़ा है और इसके भीतर नाभिक बैठा हुआ है, तो भीतर तो तभी बैठ सकता है जब वो चीज छोटी है। मैं मेरे शरीर की बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि दिल बड़ा कि शरीर बड़ा? तो अगर दिल बड़ा होता तो वो शरीर के अंदर नहीं बैठ पाता, तो आप कह सकते हैं कि अगर दिल शरीर के अंदर बैठा हुआ है, मतलब दिल कैसा हो गया, छोटा हो गया, अपना शरीर कैसा हो गया, बड़ा हो गया। नाभिक भी इसके अंदर बैठा हुआ है, अर्थात नाभिक कैसा है, छोटा, और परमाणु कैसा है, बड़ा। 10 की घात -15 मीटर और 10 की घात -10 मीटर। वही लाइन आपको फिर बोलनी है जो भी थोड़ी देर पहले आप बोल करके समझे थे कि अगर 10 की घात माथे पर माइनस में छोटी संख्या आ गई तो इसका आने वाला आंसर कैसा आएगा, बड़ा। और अगर 10 की घात माइनस में बड़ी संख्या आ गई तो इसका आने वाला आंसर कैसा आएगा, छोटा, क्योंकि 10 की घात माथे पर बड़ी संख्या आते पहले उसका आंसर कैसा हो जाएगा, छोटा। नाभिक बोला आपने छोटा, परमाणु बोला आपने बड़ा, तो बड़े के साथ में बड़ा और छोटे के साथ में छोटा, ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो जाए। अर्थात छोटा मान किसके लिए बोला जाएगा, नाभिक के लिए, और छोटा मान कितना है, 10 की घात -15 मीटर। बड़े के साथ में बड़ा, तो बड़ा कितना हो जाएगा, 10 की घात -10 मीटर। तो अर्थात यहाँ के दो क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाते हैं कि परमाणु का आकार आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा 10 की घात -10 मीटर, और नाभिक का आकार आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा 10 की घात -15 मीटर। ये जानकारी आपकी किसके लिए थी, परमाणु के लिए। तो देखो, परमाणु के बारे में आपको कंप्लीट तरीके से क्या बोलना है, तो परमाणु के बारे में आपको कंप्लीट तरीके से बोलना है कि सबसे पहले तो परमाणु के बारे में बताने वाला कौन था, तो परमाणु के बारे में बताने वाला था जॉन डाल्टन। लेकिन इसमें सन पूछ लिया जाता है, और सन अगर आपको पूछा जाए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 1808। देखो, खोज इनकी भी हुई थी, अगर आप जानकारी के लिए याद रखना चाहे तो नाभिक के बारे में बताया गया था 1911 में, प्रोटॉन के बारे में बताया गया था 1919 में, और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया था 1932 में। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ये ज्यादातर आता है। जॉन डाल्टन उस टाइम बता करके गया था, तो जॉन डाल्टन क्या बता करके गया था, तो जॉन डाल्टन ने कंप्लीट परिभाषा दी थी कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य होता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अविभाज्य का अर्थ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। किंतु बाद में जब वैज्ञानिकों ने खोज की तो ये बता करके गए कि परमाणु विभाजित होता है, उसे और आगे तोड़ा जा सकता है, और जब अपन परमाणु को और आगे तोड़ेंगे तो उसको अपने को 3 कण मिलेंगे, और वो 3 कण कौन कौन से, तो उसमें नाम आता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, जिन्हें मूल कण बोला जाता है। अर्थात इसकी अभी की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो 3 मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब 3 मौलिक कण कौन कौन से, तो 3 मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की आकृति या परमाणु की संरचना कैसी होती है, तो परमाणु की संरचना होती है गोलाकार। गोलाकार होने की वजह से कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में, बाहर वाला भाग और अंदर वाला भाग। बाहर वाले भाग के अंदर कक्षा, कक्षा कह सकते हैं, कक्ष कह सकते हैं या कोश कह सकते हैं। कक्षा के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक, और कक्षक में कौन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले भाग के अंदर कौन है, नाभिक, और नाभिक के अंदर बैठा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जैसे परमाणु के बारे में बताने वाला जॉन डाल्टन था, वैसे कक्षा के बारे में बताने वाला नील्स बोर, उपकोष के बारे में बताने वाला सोमरफील्ड और कक्षक के बारे में बताने वाला था श्रोडिंगर, अगर आपको ध्यान दे जाए तो। लेकिन तो ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अंदर वाले भाग के अंदर होता है नाभिक, नाभिक के बारे में जानकारी देने वाला था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया था, तो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और नाभिक के अंदर बैठा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, तो प्रोटॉन की खोज करी थी ई गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और प्रोटॉन पर आवेश कितना, तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश किसका होता है, प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन के माथे पर कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन का फिर आवेश कितना, 0, जिसे अपन क्या भी कहते हैं, उदासीन भी कहते हैं। किंतु अगर न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने देखा है तो अर्थात इसका द्रव्यमान होता है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। फिर उसके बाद में दो चीज अगर अपन ने सोल्व करी थी, दो क्वेश्चन अपन ने क्या सोल्व करे थे, तो दो क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे कि परमाणु का आकार कितना, तो परमाणु का आकार, एक तो परमाणु का आकार अपन ने बताया था और एक नाभिक का आकार अपन ने बताया था। परमाणु का आकार, और परमाणु का आकार अपन ने बताया था 10⁻10 मीटर, और इसे चाहे तो आप एक एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। दूसरा था नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, और नाभिक का आकार था 10⁻15 मीटर, और इसे आप एक फर्मी भी कह सकते हैं। जैसे किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर होता है, जैसे ये घटते घटते कहां तक चला जाता है, एंगस्ट्रॉम और फर्मी तक। तो 10⁻15 मीटर बोले या एक फर्मी बोले, 10⁻10 मीटर बोले या फिर एक एंगस्ट्रॉम बोले। तीसरा पॉइंट अगर अपन ध्यान रख पाए तो तीसरा पॉइंट ये होता है कि परमाणु में स्थित मूल कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की जानकारी क्या है, तीनों का द्रव्यमान क्या है, ये सब अपन इसके पहले लिख चुके हैं। इन तीनों के अतिरिक्त भी क्या कोई कण मिलते हैं क्या, केवल ये 3 ही मिलते हैं या इससे भी अधिक मिलते हैं, तो वास्तविकता ये है कि परमाणु के अंदर 30 से भी ज्यादा कण अभी वर्तमान में मिलते हैं, अर्थात 30 से भी अधिक कण किसके अंदर मिलते हैं, परमाणु के अंदर। लेकिन मुख्य कणों का नाम आएगा तो केवल 3 का ही नाम आएगा। अब इन 3 के अलावा कौन कौन से मिलते हैं, तो इन 3 में एक नाम तो आता है पॉजिट्रॉन का, एक नाम आता है बोसोन का, एक नाम आता है मेसोन का, एक नाम आता है हाइड्रोन का, एक नाम आता है न्यूट्रिनो का, और एक नाम आता है एंटी न्यूट्रिनो का। और भी है, किंतु अगर अपने को इतना ध्यान दे जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन में आता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी ये कण भी है जो आपको किसके अंदर मिलेंगे, परमाणु के अंदर मिलेंगे। तो यह आपकी किसके बारे में जानकारी थी, परमाणु के बारे में जानकारी थी।